दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर साइन हुई, लेकिन अब क्या हुआ? अब उसको होल्ड पर रख दिया गया है। हम लोग पानी पिलाना भी जानते हैं और पानी पिला के मारना भी जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कि शांति प्रिय देश है। मैं आपको एक फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताता हूं। भारत की फॉरेन पॉलिसी है, भारत यह कहता है कि जब भी वेपन्स की बारी आएगी, युद्ध की बारी आएगी, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं। हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे। जैसे एटॉमिक वॉर अगर होता है तो भारत का कहना है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारे पास में है, हम लोग पहले प्रयोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के जस्ट उलट, पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है। इसीलिए आज उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हुए हैं और वो धमकी देता है भारत को कि मैं न्यूक्लियर वेपन जो है वो उससे हमला करूंगा, क्योंकि और कोई सामान है नहीं। ना उसके पास में डिप्लोमेसी है, ना उसकी डेमोक्रेसी है, ना उसकी जियोपॉलिटिक्स है, ना उसके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। वो आखिरकार किस बेसिस पर जो है वो आज बात कर रहा है? वो कह रहा है कि यार हमारे पास कुछ है ही नहीं। आज नॉर्थ कोरिया की स्थिति देख लीजिए, उसको किसकी परवाह है? किसी की परवाह नहीं है। आज देखिए कि अमेरिका की परवाह नहीं करता, वो अमेरिका को धमकी दे डालता है, वो रशिया को धमकी दे डालता है। वो आज ना तो किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। तो जिसके पास कोई सामान ही नहीं है वो क्या करेगा? वो ऐसी धमकियां देता है। भारत बहुत गजब तरीके से डिप्लोमेसी रखता है। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कहां खेलना है। आप देखिए कि हमने जो वाटर ट्रीटी है 1960 उसको सस्पेंड किया। उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से क्या एग्रीमेंट आया, क्या जो है रिटेलिएट आया? पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग शिमला एग्रीमेंट को तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए, भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए तो किया गया था, वो ही तोड़ देगा तो हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसकी 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता है और 3 जो है वो भारत के अंदर है। अभी आगे हम लोग इस चीज को एक्सपांड करने वाले हैं, डिटेल से देखने वाले हैं। भारत ने ये कहा है, गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हम लोग मंथली फ्लशिंग करेंगे ऑफ सलाल एंड बगलिहार डैम्स की। मतलब हम लोग सफाई करना चाहते हैं सलाल डैम की और बगलिहार डैम की, ताकि हम लोग आसानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको जनरेट कर सके। समझ में आ रही है आपको बात? ये हम लोग अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी या भैंस? जो आंसर भैंस कहेगा वो पाकिस्तान है। जो आंसर कौन कहेगा कि अकल बड़ी है वो भारत काम में ले रहा है। तो भारत अपनी अकल को काम में ले रहा है। पाकिस्तान समझता है कि हम लोग न्यूक्लियर पावर जो है वो बन चुके हैं और भारत को डराएंगे, तो वो समझता है कि भैंस बड़ी होती है। हम लोग अकल से काम में ले रहे हैं। पानी को छोड़ेंगे, रोक रोक कर छोड़ेंगे, तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तो देखिए इधर, मेकिंग फ्लशिंग अ मंथली exercise the part of the government short term plan to utilize Indus water after the treaty was placed in abeyance following the पहलगाम टेरर अटैक। 22 अप्रैल को जो पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। पहले हम लोग डिटेल्स देखते हैं। With the Indus Water Treaty in abeyance, the government having already carried out first flushing exercise। देखिए ये क्या है? पहली फ्लशिंग एक्सरसाइज है हमारे लिए एट बगलिहार और सलाल। 2 हमारे पास में डैम है चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है, चेनाब रिवर के ऊपर। और हम लोग को ये टारगेट है कि हम लोग अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको दुरुस्त करना चाहते हैं और इनके ऊपर जो स्लजेस आती है, जो गंदगी आती है, जिससे हमारे जो टरबाइन्स हैं वो खराब हो सकते हैं, इसलिए हम लोग बगलियार और सलाल जो डैम हैं उनकी सफाई कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कल को कोई पूछे तो बता देना कि भारत जो है वो पानी को केवल इसलिए रोक रहा है और फ्लशिंग जो एक्सरसाइज है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे जो डैम्स हैं उनके अंदर टरबाइन्स लगे हुए हैं, वो खराब हो जाते हैं मिट्टी से। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, यही बताना है आपको भी। लेकिन ये नहीं बताना है कि वो स्लज जब हम लोग एक साथ छोड़ेंगे तो पाकिस्तान ने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा रखे हैं वो स्लज अचानक से वहां पर जाकर फंसेगी, उनके टरबाइन्स खराब होंगे और फिर वो पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान लगता है कि अकल जो है यहां पर हमने दिखा दी है ना? तो अब देखिए, अब जम्मू एंड कश्मीर की ये जो चेनाब रिवर है, द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज नाउ रिकमेंडेड दैट सच फ्लशिंग बिकम ए मंथली रूटीन। हम लोग मंथली रूटीन के अकॉर्डिंग जो है इसको फॉलो अप करेंगे और सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो इसको कंट्रोल करेगा। अब देखिए टोटल जो है वो रिवर्स कौन कौन सी है? इंडस रिवर है, फिर झेलम रिवर है, फिर चेनाब रिवर है। झेलम
जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक जो बॉर्डर लाइन है उसको ड्रॉ करता है, ठीक है, ड्रॉ करती है। बाद में 3 रिवर और है, एक तो है हमारे पास में व्यास, ठीक है, रावी और सतलुज। इन 3 नदियों को जो पानी है इसका, इसका और इसका तो इस्तेमाल भारत करता है, लेकिन इंडस, झेलम और चेनाब का पानी जो है पाकिस्तान को दिया गया। हमने 1960 के अंदर जो ट्रीटी साइन हुई उसको सस्पेंड कर दिया और इसके बाद में इसका पानी हम लोग इस्तेमाल कर ले। हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास में वो डैम्स नहीं है कि हम लोग इनको अचानक से रोक पाए। रोक पाएंगे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रोक पाएंगे। अब जब हमने पानी को रोका, ठीक है, तो पाकिस्तान का ओपिनियन क्या था? पाकिस्तान ये समझता था कि अगर वो, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक भारत जो है पानी को नहीं रोक पाएगा, ठीक है, उसको आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। ये पाकिस्तान का ओपिनियन था। हमने क्या कहा कि हम लोग रोक कर रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अचानक से पानी को छोड़ेंगे। ऐसा हमने जब पहले किया तो हमने जब झेलम रिवर के पानी को छोड़ा तो यहां पर आप लोग जब देखेंगे पीओके के अंदर जो मुजफ्फराबाद है वहां पर बाढ़ आ गई थी, लोग घर जो है खाली करके भाग गए थे, जैसे कि हम लोग जो है चाहते थे, है ना। फिर क्या हुआ, चेनाब के अंदर क्या हुआ, चेनाब का पानी भी हम लोग ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है इसके अंदर। अब आपको देखना है कि आखिरकार ये जो बगलिहार डैम है और सलाल डैम कहां गया, ये रहा सलाल डैम जो है, इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये जो आपके पास में चेनाब रिवर है, ठीक है, चेनाब रिवर के ऊपर पहले तो बना हुआ है बगलियार डैम और फिर बना हुआ है सलाल डैम। अब यहां से जैसे हम लोग पानी छोड़ेंगे तो वो कहां पर जाएगा, पीओके के अंदर वो एंट्री यहां से ले लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है ही। अब इनसे जो स्लजेस है, जो गंदगी है, आपने पानी का प्रिंसिपल देखा है, बियॉन्ड से एक प्रिंसिपल होता है जिसमें गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर ऊपर जो है वो लिक्विड आ जाता है, ठीक है। तो प्योरिटी जो है वो ऊपर और इंप्योरिटी नीचे की तरफ आ जाती है। तो इंप्योर जो भी डैम्स के अंदर जमा हुआ है उसको हम लोग एक साथ फ्लशिंग जो है वो करना चाहते हैं। अब एक्चुअली में वो जो स्लज है वो क्या हमारी प्रॉब्लम करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर टरबाइन्स लगे रहते हैं। अब ये टरबाइन क्या चीज है, टरबाइन वो है जिस पर पानी ऊपर से गिरता है और टरबाइन के अंदर बड़े बड़े फैंस लगे रहते हैं, ठीक है। अब वो फैन जो है वो रोटेट करते हैं। अब वो फैन रोटेट करेगा तो उसके साथ में एक शाफ्ट जुड़ी हुई रहती है। वो जो शाफ्ट है, वो जो रॉड है, वो आगे जाकर जनरेटर के अंदर जुड़ी रहती है। आगे जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जो टरबाइन घूम रहा है, उस टरबाइन के शाफ्ट के अंदर अगर मिट्टी जमा हो जाए तो प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अचानक से हम लोग वहां पर क्या करें, उसको फ्लश करें ताकि वो मिट्टी वगैरह डैम के अंदर साफ हो जाए और हमारे टरबाइन सुरक्षित रहे। लेकिन वो मिट्टी कहीं ना कहीं तो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जाएगी। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तो कौन बड़ी, भैंस बड़ी कि अकल बड़ी, चलिए बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर और भी हमारे कई सारे डैम जो है इस पर बने हुए हैं। अब ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, साफ ऑब्जेक्टिव है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मंथली फ्लशिंग। तो हम लोग मंथ में एक बार फ्लशिंग करेंगे ऑफ द सलाल, जहां पर 690 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और बगलियार पर 900 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द चेनाब रिवर टू रिमूव सेडिमेंट बिल्डअप। जो सेडिमेंट्स हो रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए, विच रिड्यूस पावर जनरेशन। अब एक्चुअली में क्या हो कि वो जो फैन है जिस स्पीड से घूमना चाहिए उस स्पीड से घूमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, मिट्टी जमा है। आपने बेयरिंग्स देखे हैं, बेयरिंग्स के अंदर अगर मिट्टी जमा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑयलिंग करते हैं, साफ करते हैं और उसमें ग्रीस करते हैं ताकि वो और स्मूथ चल सके, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो सेडिमेंट्स हैं वो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट कर देते हैं और उसको फैन को घूमने में प्रॉब्लम आती है, तो टरबाइंस जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो पावर जनरेशन एफिशिएंसी कम हो जाती है और रिस्क रहता है कि टरबाइन डैमेज हो जाए। तो वो जो सेडिमेंट्स हैं उसको हटाने के लिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। किसी को कहना नहीं कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में यही कर रहे हैं। हम तो कोई पूछे ना आपसे कि क्या यही ऑब्जेक्टिव है ना, बने रहो पगला और काम करेंगे पूरा, ठीक है ना, समझ गए। तो फर्स्ट फ्लशिंग एक्सरसाइज जो है वो कब होने जा रही है देख लीजिए। द फर्स्ट फ्लशिंग बिगेन इन अर्ली मई 2025, मतलब जल्दी ही हम लोग करेंगे। रिमूव अप्रोक्सीमेटली 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द रिजर्वियर। तो इतना जो हम लोग सेडिमेंट है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, ओके। अब सलाल जो है 1987 के अंदर बना, बगलिहार 0809 के अंदर बना। एज पाकिस्तान ऑब्जेक्शन अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी हैज प्रीवियसली ब्लॉक सच ऑपरेशंस, ठीक है। अब मंथली
फ्लशिंग का जो प्लान है वो क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है उस पानी को मंथली बेसिस पर जो है हम लोग छोड़ेंगे, ताकि वहां से जितना भी सेटलमेंट्स है वो हट सके। अब सलाल डैम और बगलियार डैम के बारे में थोड़ा देख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक है, लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और बगलियार कहां पर है, रामबन डिस्ट्रिक्ट। दोनों की डिस्ट्रिक्ट हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑल गेट्स वर क्लोज, मतलब सारे गेट क्लोज हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इनके लेवल्स को डाउन स्ट्रीम करने के लिए गेट्स को ओपन करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो ड्यू टू राइजिंग लेवल फ्रॉम द हैवी रेनफॉल, अगर हैवी रेनफॉल हुआ तो हमको गेट ओपन करने पड़ेंगे। वैसे बगलियार के अंदर भी होगा कि हम लोगों को मैनेज करना है वाटर लेवल आफ्टर हैवी रेनफॉल, इसीलिए हम लोग उसके गेट को खोल रहे हैं। साथ ही के अंदर जितना भी सेडिमेंट्स हैं वो भी वहां से साफ हो जाएगा। अब इससे कोई इफेक्ट जो है पड़ने वाला नहीं है, हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन भारत का क्या कहना है वो तो आपने सुन लिया। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई मारोगे क्या यार, क्या ही कर रहे हो तुम लोग, कहां से सोच रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो आइडिया ये। मतलब इस तरीके से अगर इस तरीके से गंदगी हमारे पाकिस्तान में छोड़ दोगे तो हमको परेशानी बहुत आएगी। तो बोला यार हम तो थोड़ी कर रहे हैं, हम तो हमारे जो डैम्स है उनको साफ कर रहे हैं, तुमको क्या ही प्रॉब्लम है इससे। ठीक है ना। अब वो ना तो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, और ना किसी को कह सकता है। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो किसी को कहेगा कि यार देखो भारत हमारे साथ में ऐसा कर रहा है ना, और ना उसके पास में कोई सॉल्यूशन है। तो भारत जो है वो बड़ा जबरदस्त कंट्री है, सैल्यूट है ना। तो जय हिंद जय भारत जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो भारत और पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां पर आज जरूरत है भारत को कि पाकिस्तान को वाकई में आज सबक ये सिखाया जाए, इनडायरेक्टली भी। मान लीजिए कि सीज फायर अभी चल रहा है, एक्सटेंड कर दिया गया है 18 मई तक, सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है। पाकिस्तान को इनडायरेक्टली हर चीज बता दी जाए कि भारत क्या क्या कर सकता है। ठीक है ना। तुमने बोरॉन मंगवाए, बोरॉन मंगवा लिया अमेरिका से, जहाज आया, प्लेन आया था, बोरॉन आ चुका, भारत क्या कर सकता है दिखा दिया, है ना। इनडायरेक्टली जो है हर चीज बताने की कोशिश कर रही पाकिस्तान को कि भारत जो है वो क्या कर सकता है। ठीक है, ओके। तो आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही के अंदर बिलावल भुट्टो, और भूल गए थे इसको, तो बिलावल भुट्टो को भूल गए थे। ये कहता था कि या तो खून बहेगा या फिर पानी बहेगा। अब बताओ, पानी भी बह रहा है, पानी भी बह रहा है और खून भी नहीं बह रहा। ठीक है, दोनों काम साथ है। पानी बह रहा है, हम थोड़ी मना कर रहे हैं पानी नहीं बह रहा, पानी बह रहा है, लेकिन खून कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। हमने तो आतंकवादी ठिकानों को वहां से पूरी तरीके से हटा दिया, डिस्ट्रॉय किया है। हमारा तो मकसद ये था कि आतंकवाद को खत्म करें। अब मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, ठीक है, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हो जो कि उनको सपोर्ट करते हो, आज सबको पता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, आज सबको पता है। अमेरिका जानता नहीं है क्या, ओसामा बिन लादेन मिला था पाकिस्तान के अंदर, वहीं पर तो मिला था। तो पाकिस्तान कैसे इससे मुंह फेर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो मिला था, इसका मतलब पाकिस्तान को पता था कि हमारे यहीं पर है वो। ठीक है, चलिए आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा गजब का है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं। 75 टेक्निक्स मैंने बताई कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। पोर्नोग्राफी वाकई में आपको सक्सेस होने से रोक देगी, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाएंगे, और आप लोग जीवन के अंदर कहीं ना कहीं जो पाना चाहते हैं या जिसके काबिल हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन करो और फिर मुझे बताना कि सर वाकई में लाइफ चेंज हुई है। बहुत सारे लोगों ने लाइफ चेंज की है, आप भी लाइफ चेंज कीजिए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल यहां पर टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही के अंदर दीपक इंदौरा ऑफिशियल यहां पर मैंने अब जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स डालना शुरू कर दिए हैं, तो आप उन शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा और मुझे वहां पर फॉलो आप लोग जरूर करना, फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।